हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे इस चैनल पर। दोस्तों, हम लोग पढ़ रहे थे बीए फर्स्ट सेमेस्टर की ज्योग्राफी और इसमें हम लोग यूनिट 5वीं पढ़ रहे थे, यानी जो 5 यूनिट है 5 नंबर की, उसको हम लोग पढ़ रहे थे। हमारा टॉपिक चल रहा था कंपोजिशन एंड स्ट्रक्चर ऑफ द एटमॉस्फेयर, यानी वायुमंडल की संरचना और संगठन। तो सबसे पहले हम लोगों ने पढ़ना शुरू किया था संगठन के बारे में, यानी वायुमंडल में कौन कौन सी गैसें कितनी मात्रा में पाई जाती हैं, उन गैसों की क्या क्या विशेषताएं हैं, क्या क्या इंपॉर्टेंस है, इसके बारे में हम लोग पढ़ रहे थे। तो पिछले वीडियो में हम लोगों ने नाइट्रोजन, कार्बन डाइऑक्साइड, ऑक्सीजन, इन सारी गैसों के बारे में पढ़ा था। आज भी हम लोग कुछ आगे की गैसों के बारे में पढ़ने वाले हैं। ओजोन की बात करते हैं। इसका रासायनिक सूत्र O3 होता है, यानी ऑक्सीजन के 3 अणुओं से मिलकर बनता है। ओजोन गैस ऑक्सीजन के 3 परमाणुओं से मिलकर बनता है। परमाणु जो होते हैं वो अणु से भी छोटे होते हैं, तो मैंने अणु बोला लेकिन गलत है, वो परमाणु बोलते हैं। 3 परमाणुओं से मिलकर बना होता है ओजोन। यह हल्की नीली रंग की तीखी गंध वाली अस्थायी गैस है। अस्थायी गैस का मतलब मैंने शुरुआत में बताया था कि भाई गैसें 2 प्रकार की होती है, एक स्थायी और एक अस्थायी। तो अस्थायी मतलब टेम्पोररी, यानी इनकी मात्रा घटती बढ़ती रहती है। इसकी मात्रा घटती बढ़ती रहती है, ये भी जान लीजिए। नीले रंग की होती है, तीखी गंध होती है इसकी। ओजोन की गंध कैसी होती है? तीखी होती है, थोड़ी नीले रंग की होती है, और इसका निर्माण ऊपरी वायुमंडल में होता है। ओजोन मुख्यतः समताप मंडल व क्षोभ मंडल में पाई जाती है और इसका संकेंद्रण 10 से 50 किलोमीटर के मध्य होता है। संकेंद्रण का मतलब इकट्ठा होना, एकत्रित होना एक जगह पे। तो ये जो गैस कहाँ पाई जाती है? वायुमंडल में 10 किलोमीटर से लेकर 15 किलोमीटर के मध्य। यानी मान लीजिए मैं आपको दिखाता हूँ। मान लीजिए ये पृथ्वी है हमारी, तो ये मान लीजिए यहाँ पे हम लोग रहते हैं, तो इससे 10 किलोमीटर से लेकर के और 50 किलोमीटर के मध्य ये पाई जाती है। यानी 10 किलोमीटर के नीचे नहीं पाई जाएगी और 50 किलोमीटर के ऊपर लगभग नहीं पाई जाएगी, मतलब पाई भी जाएगी तो उसकी मात्रा कम हो जाएगी। ज़्यादातर कहाँ पाई जाएगी? 10 किलोमीटर से ऊपर और 50 किलोमीटर से नीचे। समताप मंडल और क्षोभ मंडल दोनों में पाई जाती है। अब इसका काम क्या होता है ये देख लीजिए। समताप मंडल की निचली परत में यह सूर्य की हानिकारक पराबैंगनी किरणों को अवशोषित कर पृथ्वी को सतह पर पहुँचने से रोकती है। बहुत इंपॉर्टेंट है। समताप मंडल में पाई जाती है। समताप मंडल की निचली परतों में हम लोग पढ़ेंगे आगे समताप मंडल क्या है और बहिर्मंडल क्या है, क्षोभ मंडल क्या है, सब पढ़ेंगे। फिलहाल अभी आप यहाँ देखिए, ओजोन गैस कहाँ पाई जाएगी? समताप मंडल की निचली परत में पाई जाती है और सूर्य की जो हानिकारक पराबैंगनी किरणें होती हैं उनको अवशोषित करके रोक लेती है, यानी पृथ्वी की सतह पर नहीं पहुँचने देती है। इससे हम लोग कैंसर जैसी बीमारियों से बचते हैं। बहुत सारे चर्म रोग होते हैं, पराबैंगनी किरणें अगर पृथ्वी पर आ जाएँ तो हम लोग को चर्म रोग हो जाएंगे, कैंसर संबंधी रोग हो जाएंगे। तो ये ओजोन गैस इन किरणों को रोक लेती है। भूमध्य रेखीय वायुमंडलीय क्षेत्र से ध्रुवीय वायुमंडलीय क्षेत्र की ओर जाने पर ओजोन की मोटाई में कमी आती जाती है। यानी कि जैसे जैसे हम उच्च अक्षांशों की ओर जाएंगे, 0 डिग्री अक्षांश को क्या बोलते हैं? भूमध्य रेखा। और जैसे हम 0 डिग्री से आगे जाएंगे, यानी ऊपर जाएंगे या नीचे जाएंगे, दोनों तरफ बढ़ते ही जाएंगे। ऊपर भी जाते हैं, जैसे मान लीजिए ये पृथ्वी है, तो इसके मध्य में जो रेखा होती है उसको 0 डिग्री अक्षांश या भूमध्य रेखा कहते हैं। अब इसके अगर ऊपर जाएंगे तो भी बढ़ेगा अक्षांश, नीचे जाएंगे तो भी, और यहाँ 90 डिग्री हो जाता है। तो वही चीज़ यहाँ पे कह रहा है कि भूमध्य रेखा वायुमंडलीय क्षेत्र से ध्रुवीय वायुमंडलीय क्षेत्र की ओर जाते हैं, यानी ध्रुवों की ओर जाते हैं, तो इसकी मोटाई में कमी आती जाती है। यानी सबसे मोटी कहाँ पे होगी ओजोन की परत? भूमध्य सागरीय क्षेत्रों में। और जैसे जैसे ध्रुवों की ओर जाएंगे, उत्तर या दक्षिण की तरफ जाएंगे, तो उसकी परत की मोटाई कम होती चली जाएगी। अब यहाँ पे कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं। जेट वायुयानों से निकलने वाले नाइट्रस ऑक्साइड, जेट वायुयान जो फाइटर जेट होते हैं, उनसे निकलने वाले नाइट्रस ऑक्साइड तथा एयर कंडीशनर, एसी जो आप यूज़ करते हैं, रेफ्रिजरेटर, फ्रिज वगैरह जो है, जैसे घरेलू कार्य में प्रयोग होने वाले उपकरणों से निकलने वाली गैस क्लोरोफ्लोरोकार्बन गैस के वर्तमान में ओजोन परत का क्षरण हो रहा है।
यानी अब समझिए, जैसे फाइटर जेट जो होता है उससे नाइट्रस ऑक्साइड निकलता है, तो ये नाइट्रस ऑक्साइड क्या करता है, ओजोन परत को कमज़ोर करता है, यानी ओजोन की जो परत है उसको क्षरित कर देता है, उसका क्षरण कर देता है, उसको कमज़ोर करता है। इसी प्रकार एसी, फ्रिज और भी जैसे डी वगैरह हम लोग लगाते हैं तो उससे भी CFC गैस निकलती है, क्लोरोफ्लोरोकार्बन, वो भी जो है कि ओजोन परत को कमज़ोर करती है। इसके क्षरण से चर्म कैंसर होता है, यानी चर्म संबंधी रोग हो जाता है, आनुवांशिक विकार आदि का खतरा बढ़ सकता है। तो इसीलिए कहा जाता है कि एसी वगैरह कम यूज़ कीजिए, क्योंकि उससे जो गैसें निकलती हैं वो बहुत ख़तरनाक होती हैं, ओजोन परत को कमज़ोर करती हैं, और ओजोन परत कमज़ोर होगी तो पराबैंगनी किरणें सीधे पृथ्वी पर आएंगी और हम लोग को नुकसान पहुंचाएंगी। अब कुछ फैक्ट देख लीजिए। ओजोन छिद्र की खोज किसने की थी, तो 1984 में जोसेफ फॉरमैन, बी गार्डनर तथा जे शंकलिन द्वारा अंटार्कटिका महाद्वीप के ऊपर की गई थी। चूँकि मैंने बताया ना, ध्रुव की ओर जाएंगे तो ओजोन परत पतली होती जाती है, कम होती जाती है, तो इस कारण उधर जो है एक छेद दिखा था, किसको, जोसेफ फॉरमैन, बी गार्डनर तथा जे शंकलिन द्वारा। इनको जो है 1984 में इन्होंने देखा कि ओजोन की परत में छेद हो गया, यानी ओजोन परत का क्षरण हो गया है। ओजोन क्षरण को रोकने के लिए मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल किया गया 1987 में। ये सम्मेलन है, मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल क्या है, एक सम्मेलन है, तथा मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल का संशोधित रूप किगाली समझौता 2016 में हुआ। भाई कि हम लोग कम से कम क्लोरोफ्लोरोकार्बन का उत्सर्जन करें, नहीं तो क्या होगा, ओजोन का क्षरण हो जाएगा, ओजोन परत कमज़ोर हो जाएगी। तो इसके लिए बहुत सारे समझौते हुए, यहाँ कुछ समझौते दिए गए हैं। मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल 1987 में, किगाली समझौता 2016 में हुआ। ये विभिन्न देशों के मध्य समझौते होते हैं अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर। ध्यातव्य है कि ओजोन परत के क्षरण की समस्या पर विश्व भर का ध्यान आकर्षित करने हेतु संयुक्त राष्ट्र संघ ने 16 सितंबर का दिन ओजोन दिवस के रूप में मनाए जाने का निर्णय किया है। यानी जो संयुक्त राष्ट्र संघ है वो 16 सितंबर के दिन को किस रूप में मनाएगा, ओजोन दिवस, यानी विश्व ओजोन दिवस, ताकि इसके प्रति लोगों में जागरूकता बढ़े। तो विश्व ओजोन दिवस कब मनाया जाता है, 16 सितंबर को याद रखिएगा। अब देखिए, ये भी एक चीज़ याद रखिए, वायुमंडल में ओजोन परत की मोटाई किस इकाई में नापी जाती है, डॉप्सन में नापी जाती है। डॉप्सन, ये भी कई बार पूछा गया। जैसे हम लोग कोई चीज़ तौलते हैं तो किलोग्राम में तौलते हैं, और दूरी नापते हैं तो किलोमीटर में नापते हैं। ऐसे वायुमंडल में अगर ओजोन परत की मोटाई नापनी है तो डॉप्सन में नापते हैं। 1 डॉप्सन, 2 डॉप्सन, 3 डॉप्सन, ऐसे नापते हैं। तो ये गैसें थीं, गैसों के बारे में हम लोग पढ़ लिए। हमने कहा था भाई वायुमंडल में संघटक 3 होते हैं, यानी कि वायुमंडल 3 संघटकों से मिलकर बना होता है, गैस, जलवाष्प और एरोसॉल। तो गैस हम लोगों ने पढ़ लिया। अब दूसरा संघटक है जलवाष्प, इसको वाटर वेपर बोलते हैं, भाप, जल का गैसीय रूप होता है। जलवाष्प पानी की गैसीय अवस्था है। जलवाष्प क्या है, पानी का गैसीय अवस्था या रूप है। पृथ्वी के वायुमंडल में इसकी मात्रा लगातार परिवर्तनशील होती है, यानी जलवाष्प की मात्रा वायुमंडल में घटती रहती है, बढ़ती रहती है। इसकी मात्रा ऊंचाई के साथ साथ घटती जाती है। जैसे जैसे हम ऊपर जाएंगे जलवाष्प की मात्रा घटती जाएगी। वायुमंडल के संपूर्ण जलवाष्प का लगभग 90% भाग 8 किलोमीटर की ऊंचाई तक ही पाया जाता है। मान लीजिए ये पृथ्वी है और हम लोग यहाँ पे रहते हैं, यहाँ पे हम लोग रहते हैं, तो इससे ऊपर 8 किलोमीटर तक जाएंगे तो इसी में 90% जलवाष्प पाई जाती है। इसके ऊपर जाएंगे 8 किलोमीटर के ऊपर तो जलवाष्प की मात्रा बहुत कम हो जाएगी। विषुवत रेखा से ध्रुवों की ओर जाने पर इसकी मात्रा में कमी आती जाती है। जैसे हम लोगों ने ओजोन की बात की, तो ओजोन की भी कमी आती जाती है जैसे जैसे हम विषुवत रेखा से ध्रुवों की ओर जाते हैं, और सेम चीज़ यहाँ भी लागू होती है। इसीलिए कहते हैं सबसे ज़्यादा वर्षा कहाँ होती है, विषुवत प्रदेशों में, क्योंकि यहाँ जलवाष्प ज़्यादा होता है। तो जलवाष्प ज़्यादा होगी तो बारिश भी ज़्यादा होगी। लेकिन ध्रुवों की ओर जाते हैं तो कमी आती जाती है जलवाष्प में, तो कमी आती जाती है तो ध्रुवों पर बारिश भी कम होती। आर्द्र प्रदेशों में लगभग 4% तक तथा शुष्क प्रदेशों जैसे रेगिस्तान,
या ध्रुवों पर लगभग 1% से भी कम पाई जाती है। यानी जो शुष्क प्रदेश हैं जैसे रेगिस्तान, मरुस्थल या फिर जो ध्रुवीय क्षेत्र हैं जहाँ पे बहुत ज़्यादा बर्फ़ रहती है, वहाँ पर ये 1% से भी कम पाई जाती हैं। जबकि नमी युक्त प्रदेशों में 4% लगभग पाई जाती है। और जो विषुवत प्रदेश होते हैं जहाँ पे सूर्य की किरणें सीधे पड़ती हैं, वहाँ जो है ये लगभग 90% के आसपास पाई जाती हैं 8 किलोमीटर की ऊंचाई तक। या कार्बन डाइऑक्साइड की तरह हरित ग्रह प्रभाव वाली गैस है। यानी जलवाष्प भी क्या है, एक गैस है, हरित ग्रह गैस है। कहने का मतलब ये भी जो है पृथ्वी के तापमान को बढ़ाने में कहीं ना कहीं मदद करती है, पार्थिव विकिरण को रोकने में मदद करती है। पार्थिव विकिरण मैंने कल बताया था, जो पृथ्वी से किरणें वापस जाती हैं अंतरिक्ष में, उनको रोकने का काम करती हैं। या पृथ्वी के लिए कंबल का कार्य करती हैं। मतलब पृथ्वी को ना तो अधिक गर्म होने देती हैं, ना तो अधिक ठंडा। यानी वही काम करती हैं जो कार्बन डाइऑक्साइड करता है, लेकिन कार्बन डाइऑक्साइड से थोड़ा सा बदला हुआ होता है। यह समस्त मौसमी परिघटनाओं के लिए उत्तरदायी गैस है। जलवाष्प के कारण ही ओस बनता है, आप ठंडियों में देखते हैं ओस गिरती है, कोहरा बनता है, बादल बनते हैं और वृष्टि यानी वर्षा होती है। इंद्रधनुष तथा प्रभामंडल जैसे मनोरम आकाशीय दृश्य भी जलवाष्प के कारण ही दिखाई देते हैं। आप देखते हैं कभी कभी अंतरिक्ष में कोई बढ़िया आकार बना हुआ है, इंद्रधनुष बना हुआ है, रंग बिरंगी चीज़ें दिखाई देती हैं, तो वो सब जलवाष्प के कारण ही होता है। जलवाष्प में जलवाष्प का संतुलन जल चक्र के माध्यम से होता है। जल चक्र का मतलब यही है कि भाई जैसे समुद्र में जल है तो वो जलवाष्प बन के ऊपर जाता है, यानी कि गैस बन गया, ऊपर गया तो गैस के रूप में है। अब ऊपर गया वो ठोस हो गया, धीरे धीरे पिघल रहा है, ऊपर है तो बर्फ़ के रूप में है, फिर वो पानी के रूप में बरस जाता है। तो ये चक्र चलता रहता है। सबसे पहले तो आप देखिए समुद्र में पानी की तरह होता है, फिर ऊपर जाता है गैस के रूप में, यानी जल क्या है, गैस बन गया, जलवाष्प बन गया, फिर ऊपर जाके ठोस हो जाता है, फिर वो पिघल करके पानी की तरह गिर जाता है। फिर ये प्रक्रिया ऐसे चलती रहती है, तो इसी को जल चक्र बोलते हैं। तो गैस हो गया, जलवाष्प हो गया। अब हम लोग पढ़ते हैं एरोसॉल। एरोसॉल मैंने बताया था ये छोटे छोटे कण होते हैं, मिट्टी के कण, पत्थर के कण, धूल कण, राख। वायुमंडल में निलंबित का मतलब वायुमंडल में जाने वाले कणकीय पदार्थ तथा तरल बूंदों के सम्मिलित रूप को एरोसॉल कहते हैं। अब देखिए एरोसॉल क्या होता है। मान लीजिए वायुमंडल में कोई कण है, जैसे मिट्टी का हो गया, ईंट पत्थर या कालिक हो गया, या बैक्टीरिया कोई है, धूल कण है, राख है, तो वो कण है, उसके ऊपर जलवाष्प ऐसे यानी जल की परत चढ़ गई है, होता नहीं, जल की परत चढ़ गई है, तो उसी को हम लोग एरोसॉल बोलते हैं। वही चीज़ यहाँ पे लिखा है, कणकीय पदार्थ तथा तरल बूंदों के सम्मिलित रूप को एरोसॉल कहते हैं। इसके अंतर्गत धूल कण, राख, कालिक, परागकण यानी कि जो फूल पत्तियों के बीज होते हैं वे सब भी ऊपर चले जाते हैं वायुमंडल में। नमक हो गया, जैविक पदार्थ, बैक्टीरिया इत्यादि। यह एक परिवर्तनशील प्रकृति का तत्व है जिसकी मात्रा विभिन्न कारणों से घटती बढ़ती रहती है। इसकी मात्रा वायुमंडल में नीचे से ऊपर जाने पर घटती जाती है, यानी जैसे जैसे ऊपर जाएंगे एरोसॉल की मात्रा कम होती जाएगी। ऊपरी वायुमंडल में एरोसॉल की उपस्थिति मुख्यतः उल्का पिंडों के विघटन, ज्वालामुखी उद्भेदन तथा प्रचंड आंधियों इत्यादि के फलस्वरूप होती है। अब जैसे मान लीजिए आंधी चलती है तो चीज़ें उड़ करके ऊपर चली जाती हैं, वायुमंडल में पहुंच जाती हैं। या फिर मान लीजिए कोई उल्का पिंड गिरता है तो वो जो है वायुमंडल में आता है, उल्का पिंड या क्षुद्रग्रह ये सारे आते हैं, तो ये सब रगड़ या घर्षण से बिखर जाते हैं टूटकर वायुमंडल में। या फिर ज्वालामुखी फटता है तो भी बहुत सारी चीज़ें ऊपर चली जाती हैं। इसके कारण ही सूर्य से आने वाले प्रकाश का वर्णनात्मक प्रकीर्णन होता है। प्रकीर्णन का मतलब ये होता है सूर्य की किरणें फैल जाती हैं, जिससे हम लोग को जो है कि आकाश नीला रंग दिखाई देता है। तो आकाश का नीला रंग किसके कारण दिखाई देता है? प्रकीर्णन के कारण, यानी किरणें जो है वो फैल जाती हैं। इसके कारण ही सूर्य से आने वाले प्रकाश का वर्णनात्मक प्रकीर्णन होता है, जिससे कई प्रकार के नयनभिराम आकाशीय रंगों का आविर्भाव होता है।
अब नयन विराम जो है ये शब्द अलग है, इस पर ध्यान मत दीजिए। बस ये जानिए कि सूर्य की किरणों के परिकिरण में सहायक कौन होता है? एरोसॉल। ये सूर्य की किरणों को इधर उधर फैला देते हैं, परिकीर्णित कर देते हैं। एरोसॉल अथवा धूल कण आर्द्रताग्राही नाभिक की तरह कार्य करते हैं, मतलब ये नाभिक यानी केंद्र की तरह होते हैं। आर्द्रताग्राही मतलब नमी को ग्रहण कर लेते हैं। जैसे मान लीजिए कोई कण है छोटा सा, तो ये केंद्र बन जाएगा और अपने चारों तरफ नमी ग्रहण कर लेगा, यानी पानी की मात्रा ग्रहण कर लेगा। इसके चारों ओर जलवाष्प संघनित होकर बादलों का निर्माण करते हैं। जब वायुमंडल में उपस्थित एरोसॉल का संपर्क सल्फर डाइऑक्साइड यानी SO2 जैसी गैसों से होता है तो धूम कोहरे का निर्माण हो जाता है। तो ये भी याद रखिएगा, एरोसॉल जब SO2 से रिएक्शन करते हैं तो धूम कोहरे का निर्माण होता है। तो ये हो गया संघटक, यानी कि गैसें हो गई, जलवाष्प हो गए, एरोसॉल हो गए, ये सारी चीज़ें हम लोगों ने पढ़ ली हैं। अब हम लोग को स्ट्रक्चर पढ़ना है, यानी एटमॉस्फेयर का स्ट्रक्चर क्या है, संरचना क्या है, जिसमें हम लोग समताप मंडल, क्षोभ मंडल, आयन मंडल, बहिर्मंडल, इन सब के बारे में पढ़ेंगे। वीडियो पसंद आए तो उसको लाइक कर दीजिए। चैनल पे पहली बार हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और हमारे चैनल को सभी दोस्तों में अपने शेयर कीजिए।